पाकिस्तान में किस किस्म की हड्डियों की बीमारियां हैं जो बहुत प्रेवलेंट हैं? पहली बात तो ये। और क्या जोड़ों का दर्द भी मालिश के ज़रिए जा सकता है? दूसरी बात, पहले ये दो सवालात, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। साहिर भाई, ऐसा होता है कि हम ये नहीं कह सकते कि ये मालिश के ज़रिए इसका दर्द जा सकता है। ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं क्योंकि होता। होता ये है कि हड्डियों का दर्द, हमारे पट्ठों में जब दर्द होता है ना, मसल्स में दर्द होता है। जी जी। जब मसल्स हमारे खिंचते हैं या फिर जो हमारे बैठने के तरीके से या हमारे उठने के तरीके से, काम करने के तरीके से अगर हमारे मसल्स की मूवमेंट गलत होती है, जब हड्डियों की बीमारियाँ शुरू होती हैं कि हड्डियों में रगड़ आना शुरू हो जाती है। जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस, आपने घुटनों का बहुत ज़्यादा सुना होगा कि वो हड्डियों में रगड़ आ गई है घुटनों में। तो और वो अक्सर लोग कहते हैं गैप ज़्यादा हो गया। वो गैप ज़्यादा नहीं है तो गैप खत्म हो जाता है। ओके। क्योंकि हमारी जब पट्टों की मूवमेंट ठीक नहीं होती है। ओके। तो बहुत ज़्यादा कॉमन है पाकिस्तान में। ऑलराइट। तो क्या पहलवानों के पास, जर्राहों के पास जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। डॉ- इन्हें फंक्शंस नहीं पता होते कि कौन सा मसल आपका कहाँ अटैच हो रहा है, उसको कैसे फिक्स करना है। डॉक्टर साहबा की तरफ जाता हूँ। डॉक्टर साहबा, आपसे सवाल करूंगा, क्या कभी आपके पास ऐसा कोई केस आया है जो बिगड़ा हुआ केस हो, क्योंकि वो किसी पहलवान के पास चले गए थे, किसी जर्राह के पास चले गए थे, उन्होंने हड्डी को गलत जोड़ दिया हो? क्या ऐसा भी पॉसिबल होता है? जी, बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि हमारे पास जब हम हॉस्पिटल में वर्किंग करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास पेशेंट फर्स्ट हैंड नहीं आते। पहले वो पहलवान या हड्डी जोड़ वाले के पास जाते हैं, उसके बाद से फिर हमारे पास आते हैं। Okay. तो देखिए, जब किसी भी बोन में फ्रैक्चर होता है तो उसको उसी वक्त अगर प्रॉपर तरीके से हैंडल किया जाए तो उसका रिज़ल्ट डिफरेंट होता है। और अगर वो चीज़ गलत पोजीशन पे जुड़ना शुरू हो जाए और उसके बाद भी मरीज़ हमारे पास आए तो उसकी हमारे लिए मैनेजमेंट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो बेहतर ये है कि अवेयरनेस दी जाए लोगों को कि वो बेहतर तरीके से ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट से रुजू करें कोई भी प्रॉब्लम हो। क्या बाज़ औक़ात स्प्रेन होता है, स्प्रेन वगैरह जिसे हम आमतौर पे मोच कहते हैं, वो तो आपकी बैंडेज वगैरह से सॉर्ट आउट हो जाती है। लेकिन अगर आपको कोई फ्रैक्चर है, अगर आपकी उससे कोई मसल टेयर है, रप्चर है, तो डेफिनेटली उसकी मैनेजमेंट डिफरेंट होती है और वो एक ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट ही आपको बेहतर बता सकता है। हर बीमारी का एक इलाज नहीं होता, मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉब्लम्स हड्डियों और जोड़ों के साथ होती हैं और उस का डिफरेंट तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये आपको ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट ही ये बेहतर गाइड कर सकता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है और उसकी क्या ट्रीटमेंट है। तो ये चीज़ डॉक्टर साहब हाईलाइट करने की। थैंक यू। आपकी तरफ आता हूँ। मुझे ये बताइए डॉक्टर साहब कि कॉस्ट इज़ ऑल्सो अ फैक्टर। जब लोगों को खुदा न करे हड्डी का कोई प्रॉब्लम हो जाता है या उनको ऐसा लगता है कोई हड्डी टूट गई है या कहीं कोई मोच आ गई है, तो वो लेप लगवाने पहुंच जाते हैं, बिकॉज वो ये कहते हैं कि यार असल में इशू ये नहीं है कि हमें ट्रस्ट नहीं है ऑर्थोपेडिक सर्जन पे या एलोपैथिक मेडिसिन पे या फिजियोथेरेपिस्ट पे। मसला ये है कि कॉस्ट इज़ ऑल्सो अ फैक्टर। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, तो उसको कैसे काउंटर करते हैं आप लोग? अच्छा, अब ऐसा है कि फ़िज़िकल थेरेपी सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नहीं है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी है। Okay. जहाँ पर मेरा नहीं ख्याल कि 50 या 100 रुपये से ज़्यादा उनकी फ़ीस होती होगी और ये ऐसी कि कोई भी अफोर्ड कर सकता है, लेकिन लोगों को पता नहीं होता कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी फ़िज़िकल थेरेपी के सेशंस ऐसे ही होते हैं जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होते हैं। हाँ, वहाँ पर टाइमिंग्स का थोड़ा मसला होता है, लेकिन आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी जा सकते हैं, ना कि आप किसी ऐसे ही जो डॉक्टर साहब, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि कतारों पे कतारें हैं, लाइनों पे लाइनें हैं। आई मीन, आपको सेकंड क्लास सिटीजन्स की तरह से ट्रीट किया जाता है। आपको देखिए, हम खुल के बात करें ना, हम जब तक खुल के बात नहीं करेंगे चीज़ें ठीक दुरुस्त नहीं होंगी हमारी, हम दुरुस्त में नहीं जाएंगे। अच्छा, फिर वहाँ अवेलेबिलिटी के बड़े मसले होते हैं, डेट्स मिलती हैं एक महीने बाद की, जब तक बीमारी प्रोग्रेस करके पता नहीं। मेरी फैमिली के अंदर कैंसर की कुछ हिस्ट्री रही है। सही। और मैं आपको ये वसूख के साथ कह सकता हूं कि चूंकि हम अफोर्ड कर सकते हैं तो हम उसको कॉम्बैट भी कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। इमेजिन कीजिए, अगर एक शख्स जो अफोर्ड नहीं कर सकता है वो मर जाएगा, उसको मारने के लिए कैंसर काफी नहीं होता। हमारे मुल्क में बुखार भी अगर हो ना तो उससे भी इंसान मर जाता है। इसको कैसे आप लोग देखते हैं, किस तरह से करना चाहिए? अब लेकिन ऐसा है कि जब कोई भी अगर ट्रॉमा होता है कि कोई एक्सीडेंट हुआ, उसके अंदर आपका फ्रैक्चर हो गया, आप हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में आप जाते हैं, तो जितना मेरा एक्सपोजर रहा है तो कोई भी अगर एक्सीडेंटल केस आते हैं तो उनका एक्सरे भी किया जाता है।
ओके और उनका फ्रैक्चर भी जो उनको प्लास्टर के ज़रिए उनको रैप करके किया जाता है, उसके बाद भी उसकी फिजियो होती है। Okay. तो वो भी बहुत सस्ती है साहिर भाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। Okay. लेकिन अगर ये हम अवेयरनेस दें, ठीक है। लोगों को नहीं पता होता है तो इस बारे गवर्नमेंट में। हॉस्पिटल में भी जा सकते हैं? जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाएं, क्योंकि उसकी फ़ीस मिनिमम 1500 से 2000 होती है एक सेशन की। बिल्कुल सही। हमारी एक क्लिनिक है जो थी, अब रेनोवेशन के लिए हमने उसको बंद किया हुआ, तो अब दोबारा से स्टार्ट हो रही है। उसके अंदर फ्री है वो, मैं 250 पेशेंट्स हर रोज़ देखता हूँ, हमारे डॉक्टर्स देखते, और उसके बाद उनका इलाज होता है। तो एक रोज़ किसी फिलोसोफर ने मुझे मशवरा दिया कि मैं 2 रुपये फ़ीस रख दूँ, 2 रुपये, लिटरली 2 रुपये फ़ीस रख दूँ। किस चीज़ की? कि जी हम आके देखेंगे। वुड यू बिलीव कि कुछ लोगों ने मुझे आके ये कहा कि प्लीज़ ये मत रखिएगा, बिकॉज एक ही आसरा है कि यहाँ पैसे नहीं लिए जाते, बिकॉज हम अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीस दें, हम कुछ और काम करें, हारी बीमारी के अंदर पैसे लगाएं, या हम आपके पास आके आपको फीसेस दें। मैं 2 रुपये की बात कर रहा हूँ, और ये मैं बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा, ये मैं बहुत रीसेंट बात कर रहा हूँ 2024 की, 2024, बिकॉज अभी हमने क्लिनिक बंद की थी, 2023 में बंद हुई थी क्लिनिक नवंबर में रेनोवेशन के लिए, और अब फरवरी एंड से दोबारा से शुरू हो जाएगी, और पहले से बेहतर शुरू होगी। तो कहने की बात यह है कि बिल्कुल डॉक्टर साहब दुरुस्त कह रही हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल ज़रूर जाइए, उनको ट्राई ज़रूर कीजिए, और अगर कहीं कंप्लेन होती है तो खुदा का वास्ता वो कंप्लेन रजिस्टर ज़रूर कराएं, ताकि उसका इलाज हो सके, उसको बेहतरी उसमें लाई जा सके। बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जो नई आ चुकी हैं, जिससे हम इलाज करते हैं, जैसे कि लेटेस्ट बोन सेटिंग में क्या अलाइनमेंट टेक्निक्स जो हैं वो बहुत सारी ऐसी होती हैं जिनसे इलाज, इम्प्लांट्स आ गए हैं बहुत सारे। तो क्या प्रोस्थेटिक्स का बड़ा इस्तेमाल होने लगा है, तो क्या ये इलाज जो है वो चीप है, सस्ता है, या सबके लिए अवेलेबल है, या ये बहुत एक्सपेंसिव होता है? देखिए, डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम क्या है और किस प्रॉब्लम के लिए आप क्या ट्रीटमेंट अवेल कर रहे हैं। Okay. जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ की आपने बात की, उसमें मैं आपको यही बताऊंगी कि आजकल जो रीजनरेटिव प्रोसीजर्स हैं वो बहुत इफ़ेक्टिव हैं। उसमें आप PRP ट्रीटमेंट है, स्टेम सेल ट्रीटमेंट है, प्रोलोथेरेपी है, ये सारी ट्रीटमेंट्स ऐसी हैं जो लेटेस्ट हैं बिल्कुल, और इसके रिज़ल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। कॉस्ट के लिहाज से देखें, हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि अगर पेशेंट कॉस्ट इफेक्टिव चाहता है ट्रीटमेंट, तो उसमें हम प्रोलोथेरेपी कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप कॉस्ट बेयर कर सकते हैं तो उसमें हम PRP कर सकते हैं। इसके अलावा अगर उससे ज़्यादा अच्छा मतलब पेशेंट अफोर्ड कर सकता है तो फिर हम स्टेम सेल ट्रीटमेंट भी ऑफर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत सारी जॉइंट्स की प्रॉब्लम में बहुत इफ़ेक्टिव हैं, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है, बहुत सारे लोगों को फ्रोज़न शोल्डर की प्रॉब्लम होती है, एंकल पेन्स की प्रॉब्लम होती है, स्पोर्ट्स इंजरीज़ हो जाती हैं लोगों को। इन सब चीज़ों में रीजनरेटिव प्रोसीजर्स जो कि लेटेस्ट हैं, ये बहुत इफ़ेक्टिव हैं। मैं खुद ये प्रोसीजर्स करती हूँ और मेरे पेशेंट्स काफ़ी सेटिस्फाइड होते हैं। कॉस्ट के लिहाज से देखें, हर चीज़ कॉस्ट में नहीं आती। इफ़ यू वांट टू हैव द गुड ट्रीटमेंट तो आपको डेफिनेटली एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, और उसकी जो ट्रीटमेंट प्लान है, ये सारी ट्रीटमेंट्स ऐसी होती हैं जिसमें टाइम लगता है। रीजनरेटिव प्रोसीजर्स की जैसे मैं बात कर रही हूँ, इसमें हम जादू नहीं कर सकते, हम ये नहीं कह सकते हम फूंक मारेंगे और पेशेंट ठीक हो जाएगा। डेफिनेटली उसमें पेशेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, कुछ हम ट्रीटमेंट्स अच्छा डॉक्टर साहबा होल्ड थेरेपी के साथ। होल्ड दैट थॉट, मैं एक टेलीफोन कॉल ले लूं। लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड भाई, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आपका नाम? मैं सबा मुल्तान से बात कर रही हूँ, और इतना अच्छा टॉपिक आप लोग देते हैं और उसको लेकर ही चलते हैं। जी सर। मेरा सवाल ये है कि जैसे हम लोगों की फैमिली मेंबर्स में ना बोन्स एंड मसल का बहुत ज़्यादा इशू है। अब मुझे ये बताएंगे, मेरे ध्यान में इस चीज़ में कीजिएगा कि इन चीज़ों को हेल्दी करने के लिए हमें कौन सी हेल्दी फूड इस्तेमाल करनी चाहिए। और सेकंड ये कि हमें ये भी बताएं कि किस तरह का हमें बिस्तर इस्तेमाल करना चाहिए, हार्ड हो या उसके ऊपर मैट्रेस हो। और साहिल भाई, एक और आपने बात की, उसकी वजह से मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि ये कंप्लेन फॉरवर्ड करें। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हम लोगों को सुबह से लेके रात हो जाती है, अगर कभी हम लोग इस तरह का स्टेप खाना पसंद भी करते हैं तो। मेरा इन दो चीजों का सवाल जो दिए हैं आपको ना, उसका जरूर जवाब दीजिएगा। मैं जरूर, बिल्कुल डॉक्टर साहबा, दोनों सवालात आपकी तरफ, डॉक्टर साहब की तरफ आता हूँ। तो बताइए मुझे कि क्या इन्होंने कहा है कि जी
पहले तो कौन से फूड्स इस्तेमाल किए जाएं जिससे बोन्स वगैरह हेल्दी हो जाएं, और दूसरी बात ये है, आई मीन ऑब्वियसली आप कैल्शियम तो ले ही सकती हैं, और दूसरी बात जो है वो ये है कि बिस्तर कौन सा इस्तेमाल किया जाए, तकिया कौन सा इस्तेमाल किया जाए, क्या सरफेस जो होनी चाहिए वो हार्ड होनी चाहिए या सॉफ्ट होनी चाहिए, क्या क्या किस तरह से? अच्छा, ये भी डिपेंड करता है पेशेंट की हिस्ट्री पर, या उसे कौन सी मस्कुलोस्केलेटल डिजीज़ है, कि पट्टों की कौन सी उसे बीमारी है या कौन से दर्द निकल आए। अच्छा, जिनको ये उस पर बीमारी डिपेंड नहीं है करता उसकी बात कर रहे हैं कि किस तरह से बोन्स को हेल्दी किया जा सकता है। अच्छा, बोन्स के लिए आप अच्छे फ्रूट्स ले सकते हैं। Okay. मतलब आप फ्रूट्स खाएं, आप जूसेस पिएं, और आप अपने जो सप्लीमेंट्स आजकल मैं रिकमेंड लाजमी करती हूँ कि हमारे खानों में वो ग़िज़ायत नहीं रही है अब। Okay. तो आप 3 महीने के लिए आप कोई भी मल्टीविटामिन यूज़ करें, फिर 2 मंथ्स का गैप दें, फिर आप दोबारा 3 मंथ्स के लिए मल्टीविटामिन स्टार्ट करें। अच्छा, अगर हम तकिए की बात करते हैं सोने के लिए, तो अक्सर लोग जो बगैर तकिए के सोना चाहते हैं कि हम बगैर तकिए के सोएंगे। ये भी एक मिथ है कि आप जो लोग बगैर तकिए के सोते हैं उन्हें सर्वाइकल पेन नहीं होता। ओके, तो आप तकिए का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप तकिया किस तरह लें। तो तकिया हमेशा जो आपके शोल्डर के ऊपर आना चाहिए, शोल्डर के ऊपर आना चाहिए। ओके, शोल्डर को टच होना चाहिए, यहाँ से शोल्डर के ऊपर तकिया ना आए, मतलब यहाँ तकिया ना लें, आप इधर तक तकिया आपके है कि आपकी सिर्फ गर्दन कवर हो उसमें। ओके, व्हाट अबाउट द मैट्रेस? मैट्रेस आप ऑर्थो मैट्रेस यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सख्त होना चाहिए, जी नरम सख्त होना चाहिए, सख्त होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सख्त भी ना हो, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी ना हो। ओके, जो मीडियम होता है ऑर्थो वो होना चाहिए। ऑलराइट,